हेलो नमस्कार, कैसे हैं आप लोग। आप लोगों का सीटेट का एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आने वाला है। आपको पता है 20 अगस्त से एग्ज़ाम शुरू है। तो इसके लिए गैलेक्सी क्लासेस आप लोगों के लिए पिछले साल के लास्ट ईयर के ऑनलाइन वाले और जो भी सारे प्रीवियस ईयर के पेपर हैं मैथ के और भी सब्जेक्ट के लेकर आएंगे। फिलहाल अभी हम मैथ के पेपर्स में डिस्कस करते हैं। 16 दिसंबर वाला पेपर, देखिए ये क्वेश्चन है। सिराज अपने रसोई में सेबों को इस प्रकार व्यवस्थित करता है कि उसने पहली पंक्ति में 11 जोड़े सेब, दूसरी पंक्ति में 22 जोड़े और तीसरी पंक्ति में 33 जोड़े सेब रखे। तो किस तरह से सेब रख रहा है वो। देखिए पहली पंक्ति में 11 जोड़े, तो उसने इस तरह से, है ना, ऐसे ऐसे करके कितने 11। तो फर्स्ट लाइन में 11 पेयर हैं जोड़े, फिर नेक्स्ट लाइन में कितने पेयर हैं 22, फिर उसके बाद कितने पेयर है 33। तो अगर आप इन सबको ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा 66 पेयर्स। 66 पेयर्स है ना। हमसे पूछे कुल कितने सेब हैं, तो एक पेयर में 2 होता है, तो 66 इंटू 2 कितना हो जाएगा। तो ऑप्शन बी विल बी द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर सेकंड देखते हैं। ऑल प्राइम नंबर्स आर ऑड नंबर्स। क्या सारी अभाज्य संख्याएं विषम संख्याएं होती हैं। अब देखो आप 2 जो है 2 इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर एंड 2 इज ऑल्सो ओनली इवन प्राइम नंबर। तो 2 क्या है, एक सम संख्या है और प्राइम नंबर भी है, तो वो विषम संख्या तो सभी तो नहीं है, एक तो रह गई ना, तो पहला तो गलत हो गया। दूसरा क्या है, एक अंक वाली केवल 5 अभाज्य संख्याएं। एक अंक वाली प्राइम नंबर्स कौन कौन से हैं, एक नहीं है, ठीक है। 1 इज नॉट अ प्राइम नंबर, इसको याद रखना आप। तो 2, 3, 5, 7 ये प्राइम नंबर्स हैं। उसके बाद आप देखो 8, 9, 10 तीनों ही प्राइम नंबर नहीं है। तो एक अंक वाली प्राइम नंबर कितने हैं, सिर्फ 4 हैं, तो ये भी गलत हो गया। थर्ड क्या है, अभाज्य संख्याएं अपरिमित रूप से अनेक है, तो ये बात सही है ना। प्राइम नंबर्स बहुत सारे, आप इन्फिनाइट तक चले जाओ बहुत सारे प्राइम नंबर हो जाएंगे। फोर्थ देखो, अभाज्य संख्याओं के केवल 2 गुणनखंड होते हैं, तो ये बात भी सही है। जैसे 2 है, ये प्राइम नंबर है, तो उसका एक फैक्टर 2 है और एक फैक्टर क्या है 1, तो सारे प्राइम नंबर्स के सिर्फ 2 ही फैक्टर होते हैं। तो 3 और 4 सही है, तो इसमें कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन सी। स्कूल एनएसएस ने प्रत्येक जरूरतमंद बच्चे को 3/4 किलोग्राम चीनी देने का फैसला किया। एक प्रायोजक से उन्हें इस काम के लिए 28.1/2 किलोग्राम चीनी मिली। कितने बच्चों को यह चीनी बांटी जा सकती है। तो आप ये बताओ कि जो टोटल है उसमें एक बच्चे को जितना मिल रहा है उसका भाग दे दूं, है ना। तो नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जिनको ये मिलेगी वो क्या हो जाएंगे, टोटल कितनी है 28 सही 1/2 डिवाइड बाई एक बच्चे को कितनी मिल रही है 3/4 किलो, तो भाग कर दो इसका। 28 दूनी 56 और 1 57/2 और डिवाइड बाई 3/4, तो डिवाइड बाई 3 और 4 कहाँ चला जाएगा ऊपर। 2 से ये कैंसिल करोगे, 3 से ये कैंसिल करोगे 19, तो 19 इंटू 2 कितना हो जाएगा। तो ये कितने स्टूडेंट्स को मिल सकती है 38 स्टूडेंट्स को मिल सकती है। नेक्स्ट देखो, पूर्णांकों के संबंध में इनमें से कौन सा या कौन से कथन सत्य हैं। ठीक है, स्टेटमेंट ए, 2 संख्याओं का गुणनफल सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। सदैव सदैव बोला है उन्होंने, है ना। तो आप देखोगे जनरली आपको लगेगा कि हाँ, जैसे मैं 2 में 1 का मल्टीप्लाई कर दूं तो कितना आया 2, तो ये दोनों संख्याओं से बड़ा या बराबर है। लेकिन अगर मैं 2 में -1 का मल्टीप्लाई करूं तो कितना आ जाएगा -2 आ जाएगा। अब ये -2 आप देखो 2 से छोटा है, इस 2 से छोटा है और इस -1 से भी छोटा है, तो हर स्थिति में ये सही नहीं है कि उनका गुणनफल बराबर या उससे अधिक होगा। तो ये चीज़ यहाँ पे सही साबित नहीं हो रही है। स्टेटमेंट बी देखो,
दो संख्याओं का जोड़ सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। तो सिमिलर ये एग्जाम्पल ले लो आप, 2 + -1। 2 में अगर -1 को जोड़ो तो कितना मिलेगा? 1 मिलेगा कि नहीं मिलेगा? तो इसमें क्या बोला है कि सदैव संख्याओं के बराबर या उससे अधिक होता है। तो अब ये 1 तो कम हो गया ना 2 से, तो बराबर भी नहीं है, कम हो गया, तो ये भी गलत है। तो क्या हो जाएगा? बोथ ए एंड बी आर नॉट ट्रू। अब आपको लग रहा हो कि सर आपने माइनस क्यों कर दिया? देखो इसमें बोला है दो संख्याएं, तो दो संख्याएं कोई भी हो सकती है ना, जरूरी तो नहीं है उसमें प्लस लगाओ, माइनस भी लगा सकते हैं हम। वो तो हर कंडीशन में सही होना चाहिए तभी सही होगा। रिंकी के पास जलेबी की 3 थाली हैं, थाली ए, थाली बी, थाली सी, 3 थालियां हैं उसके पास, ए बी सी। थाली ए में 1 जलेबी है, थाली बी में कितनी जलेबियां हैं? 5, और थाली सी में कितनी जलेबियां हैं? 3। वह 3 थालियों में बराबर जलेबियां रखना चाहती है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? देखो तीनों में बराबर करनी है तो आप क्या करोगे, 5, 3, 8 और 1 कितना हो गया? 9। तीनों में बराबर करनी है, 3 का भाग कर दो, मतलब सब में कितनी कितनी होनी चाहिए? तीनों में 3-3 जलेबियां होनी चाहिए। अब 3 जलेबी वो किस तरह से बनाएगी, ये ऑप्शन है। थाली बी में से 2 जलेबी उठाकर ए में रख दे, बी में से 2 इसमें दे दे, तो इसमें 2 माइनस हो गई, कितनी बची? 3। इसमें 2 प्लस हो गई, कितने हो गए? सब में 3-3 हो गई, तो ठीक है, बराबर हो गया, है ना। अब यही आंसर है, बाकी के ऑप्शन आप चेक करके देख सकते हो, इनसे कुछ भी बनेगा नहीं। हाँ, ये वाला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा अच्छा सवाल है। 6 और 7 का लघुत्तम समापवर्त एक्स वाई के लघुत्तम समापवर्त का आधा है। मतलब इनका कहने का क्या है, LCM ऑफ 6 and 7 इज इक्वल टू LCM ऑफ x and y डिवाइड बाई 2। ये है इनके कहने का मतलब। अब देखो 6 और 7 का एलसीएम आप निकाल सकते हो, ये को प्राइम नंबर्स है। को प्राइम नंबर्स कैसे होते हैं कि जिनका HCF क्या हो, 1 हो। तो 6 और 7 का HCF 1 है, तो इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, इनका मल्टीप्लाई कर दो, 6 × 7, 6 7 का एलसीएम 42 इक्वल टू LCM ऑफ XY डिवाइड बाई 2। तो यहाँ से LCM ऑफ XY क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर दो 42 में 2 का कितना आ जाएगा, 84। अब आप यहाँ पे ये देखो, उसने एक चीज आपको बोल रखी है कि लघुत्तम समावर्त यदि x का मान 12 है, x 12 है तो कह रहा है y बताओ। अब मुझे आप ये बताओ y का मान इन्हीं चारों ऑप्शन में से कोई एक होगा। तो आप मुझे बताओ 12 और किस नंबर का एलसीएम 84 आ सकता है। देखो अगर हम माने कि y 6 है तो 12 और 6 का एलसीएम तो 12 होगा, तो 84 तो नहीं होगा, तो ये तो आंसर नहीं है। 24 मानो तो 12 और 24 का एलसीएम 24 होगा, 84 नहीं होगा, ये भी नहीं है। 18 माने अगर तो 12 और 18 का एलसीएम कितना होगा, 12 × 72, 18 × 4 72, या 36 भी हो जाएगा, 18 दूनी 36, 12 × 36, तो ये भी नहीं है। अब देखो 12 और 7, 12 और 7 का एलसीएम कितना हो जाएगा, 84, तो y कितना होगा, 7 हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, निम्नलिखित में से 2.9 गुणित इतने अपॉन इतने का सबसे अच्छा सन्निकटन कौन सा है। एप्रोक्सीमेशन, देखो ये अच्छा सवाल है, अगर आपको ये समझ में नहीं आता है एप्रोक्सीमेशन क्या होता है तो शायद आप कंफ्यूज हो जाओ, है बहुत इजी। देखो सन्निकटन का मतलब होता है सबसे पास वाली नंबर, सबसे पास वाला नंबर। मैं आपको कुछ एग्जांपल दे रहा हूँ, जैसे सपोज करो कि मैं यहाँ पे लिख दूँ 4.98, तो 4.98 किसके पास में है, 4 के पास में या 5 के पास में, जिसके पास में हो वही नंबर लिख दो। 4.98 5 के ज़्यादा पास में है। और सिमिलरली मैं ऐसे लिख दूं 4.23, तो 4.23 किसके ज़्यादा पास में है, 5 के या 4 के, 4 के पास में, तो क्या लिख दो, 4 लिख दो। अब ऐसे ही आप यहाँ पे आ जाओ, 2.9 किसके ज़्यादा पास में है, 2.9 2 के ज़्यादा पास में है, 3 के, तो 3 के पास में है। 7.49 किसके ज़्यादा पास में है, 7 या 8, तो आप देखो 8 से थोड़ा सा 0.51 का डिफरेंस है, 7 से 0.49 का डिफरेंस है, तो ये कितना हो जाएगा, 7। 11.51 देखो 12 से पास में है, तो कितना हो जाएगा, 12। तो यही इसका आंसर है, सिंपल, कुछ ज़्यादा करना नहीं था इसमें।
पढ़िए क्वेश्चन। जया पहली कक्षा में पढ़ रही है, शिक्षिका ने उसे कुछ चित्र कार्ड दिए हैं, चित्र कार्ड दिए जिसमें कुछ फिगर्स बने हुए हैं। घड़ी की एक बैटरी, संतरा, आइसक्रीम कोन, मोमबत्ती, किताब और एक स्टील का ग्लास, ये उसने कार्ड दिए। शिक्षिका ने जया को एक जैसी आकृति वाली वस्तुएं उठाने को कहा। ऐसी वस्तुएं उठाने को कहा जो एक सी हो। उसने क्या क्या उठाया? उसने घड़ी की बैटरी उठाई, मोमबत्ती उठाई और स्टील का ग्लास उठाया। उसने उन सभी वस्तुओं को समान विशेषता के आधार पर अलग कर दिया। जो किस विशेषता के आधार पर अलग किया है, इस चीज के ऑप्शन हैं। किस विशेषता के आधार पर? अब आप थोड़ा सा पहले देख लो एक चीज, उसने क्या क्या उठाया? उसने उठाया घड़ी की बैटरी, मोमबत्ती और स्टील का ग्लास। अब आप देखो घड़ी की बैटरी किस तरह की होती है। घड़ी की बैटरी इस तरह की होती है कि नहीं होती है? तो ये क्या है? एक बेलन है। मोमबत्ती कैसी होती है? इस तरह की होती है मोमबत्ती। ये भी क्या है? एक बेलन सिलेंडर है। ग्लास भी आप देखोगे तो लगभग क्या होता है? एक बेलन ही होता है। तो तीनों चीजें बेलन हैं, तो उसने यही प्रॉपर्टी उठाई। तो आप कैसे कह सकते हो कि उसने तीनों कैसी वस्तुएं उठाई? बेलनाकार वस्तुएं। सुबह 6 बजे से दोपहर 3 बजे के बीच एक सही घड़ी की घंटे की सुई कितने अंश का कोण घूम लेगी? ठीक है, देखो आप चलो ठीक है, ये एक घड़ी है। अब ये बताओ, आप जब 6 बजेंगे तो जो छोटी वाली सुई होगी वो कहाँ पे होगी? यहाँ पे होगी 6 बजे। और 6 बजे, सुबह 6 बजे से फिर दोपहर के 3, तो दोपहर के 3 में घड़ी ऐसे चलेगी ना, छोटी वाली सुई ऐसे ऐसे चल के कहाँ आ जाएगी? 3 यहाँ पे ही तो बजेंगे। अगर मैं यहाँ पे डाल दूँ 12, ये है 6, ठीक है, ये है 9 और ये है 3। तो अब देखो कितनी घूम गई? यहाँ से इतना घूम गई, पूरा 360 है, ये 90 है। 360 माइनस 90 कितना हो गया? 270। तो 270 डिग्री क्या हो जाएगा आपका आंसर? एक आयत जिसकी भुजाएं केवल प्राकृतिक संख्याएं हैं का क्षेत्रफल 24 वर्ग सेंटीमीटर है, उसका परिमाप नहीं हो सकता। इन चारों ऑप्शंस में से जो परिमाप नहीं हो सकता है, नहीं वर्ड हमें बहुत ध्यान से देखना होता है, हम मिस कर जाते हैं इसे कभी कभी। तो कौन सा नहीं हो सकता? अब मुझे ये बताओ, आयत का क्षेत्रफल होता क्या है? आयत का क्षेत्रफल होता है लंबाई इंटू चौड़ाई। मतलब ऐसे कौन कौन से नंबर हो सकते हैं जिनका गुणा करने पे 24 मिलेगा? तो वो नंबर देखो कौन कौन से हो सकते हैं। 24 इंटू 1 हो सकता है, 12 इंटू 2 हो सकता है, 8 इंटू 3 हो सकता है। इसके अलावा और कुछ भी हो सकता है क्या? बस यही हो सकते हैं। हाँ, 6 इंटू 4 भी हो सकता है। ठीक है, यही 4 हो सकते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकते। अब अगर ये साइड्स हैं तो आपको पेरीमीटर भी पता होगा आयत का क्या होता है, 2l प्लस बी। लंबाई प्लस चौड़ाई में 2 का मल्टीप्लाई कर दो, 24 और 1 25 दूनी कितना हो जाएगा? 50 पेरीमीटर हो जाएगा। 12 2 14, 14 दूनी कितना हो जाएगा? 28 हो जाएगा। 8 3 11 दूनी कितना हो जाएगा? 22। 6 4 10 दूनी कितना हो जाएगा? 20। ये पेरीमीटर हमने निकाले। तो कौन सा पेरीमीटर नहीं हो सकता? देखो 20 तो है, 22 भी है, 25 नहीं है, 28 भी है। तो 25 आपका जो है वो पेरीमीटर नहीं हो सकता। वैसे भी आप एक चीज़ देखो, पेरीमीटर का जो फॉर्मूला होता है उसमें क्या होता है? 2l प्लस बी। मतलब जो भी आंसर आएगा उसमें 2, उसके आंसर के अगर फैक्टर करो तो उसमें 2 भी होना चाहिए। तो आप देखो 28 में तो 2 है, 22 में भी 2 है, 20 में भी 2 है, 25 के आप फैक्टर करो तो 5 इंटू 5 होते हैं। तो देयर इज नो 2। तो आप इतना सब नहीं करते, आप सीधे भी आंसर लगा देते तो सही हो जाता। सिर्फ आपको इतना ही चेक करना था, इतनी कहानी नहीं करनी थी। किसी मानचित्र पर यहाँ पे 100 किलोमीटर है, तो ये थोड़ा सा इसको सही कर लो, 100 किलोमीटर। किसी मानचित्र पर 1 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 100 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है।
मानचित्र का जो 1 सेंटीमीटर है वो भूमि का 100 किलोमीटर है। तो आपको पता है मानचित्र बहुत छोटी सी जगह में बनाया जाता है ना, तो बहुत बड़ी बड़ी डिस्टेंस को थोड़ा सा छोटा करके दिखाते हैं। तो 1 सेंटीमीटर किसके बराबर है? 100 किलोमीटर के बराबर। यदि भूमि पर दो नगर 3400 किलोमीटर की दूरी पर स्थित हों तो मानचित्र बताइए। अब मुझे आप ये बताओ कि 100 किलोमीटर अगर 1 सेंटीमीटर के बराबर है, इसको ऐसे कर सकते हो कि 100 किलोमीटर इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर। तो 1 किलोमीटर कितना हो जाएगा? 1/100। तो 3400 कितना हो जाएगा? सिंपल यूनिट मेथड लगा रहा हूँ, एक एक नियम। 1/100 और मल्टीप्लाई कितना कर दोगे? 3400। तो 2 0 से 2 0 चला जाएगा, कितना बचेगा? 34 सेंटीमीटर। बाकी अगर आप नॉर्मली इतना करने की जरूरत नहीं, आप सीधे देखो कि 100 सेंटीमीटर है, 100 सेंटीमीटर का कितने गुना है? 3400। 34 गुना ही तो है, उसमें 34 का मल्टीप्लाई किया तो एक में भी 34 का कर दो तो कितना आ जाएगा? 34 सेंटीमीटर आ जाएगा। नेक्स्ट देखो, 800 मीटर की एक दौड़ में अनूप को पहले 100 मीटर पूरे करने में 14 सेकंड लगते हैं। पहले 100 मीटर अनूप ने करे 14 सेकंड में, ठीक है। अगले 100 मीटर करने में पिछले से 2 सेकंड ज़्यादा, तो अगले जो 100 मीटर वो चला तो 2 सेंटीमीटर इससे ज़्यादा, तो कितने लग गए? 16 सेकंड लग गए। और उसके आगे 100 मीटर करने पर फिर पिछले से 2 ज़्यादा, तो इसी तरह से वो उसको 2-2 सेंटीमीटर हर बार ज़्यादा लगते जा रहे हैं। तो आप देखोगे 14, 16, 18, तो फिर क्या हो जाएगा? 20 हो जाएगा, है ना, 22 हो जाएगा। तो सीधे सीधे क्या करना है? 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 1 2 3 4 5 6 7 8 है ना, 800 मीटर है ना। तो 8 बार हमने लिख लिया, 2-2 बढ़ा के 28 तक। अब आप इन सभी को ऐड करोगे तो आप देखोगे 168 सेकंड आ जाएगा। आप ऐड कर लेना, 168 सेकंड आ जाएगा। अब 168 को आप मिनट में बदलो, देखो 120 मिनट कितना हो गया? 120 सेकंड कितना हो गया? 2 मिनट। 120 इसमें से माइनस करो तो 48 बचेगा। तो कितना आ गया? 2 मिनट 48 सेकंड में वो पूरा 800 मीटर की दौड़ पूरी कर पाएगा। देखो सीटेट में बहुत ही बेसिक सवाल आते हैं, कोई भी इतने ऐसे टफ सवाल नहीं आते कि आप उनको कर नहीं पाओ। बिल्कुल कॉमन सेंस वाले क्वेश्चन। प्रत्येक संख्या के अंकों को पहचान कर अगली संख्या बताइए। एक सीरीज है, श्रृंखला है ना। नेक्स्ट टर्म हमें बताना है। देखो 910, 821, 732, 643। अब देखो, अब 910 से 821 जाने के लिए क्या किया? देखो अगर ये 820 होता तो 910 में से 90 माइनस किया कि नहीं किया, लेकिन ये 821 है, मतलब 90 से एक ज़्यादा, तो कितना है? 89। यहाँ पे भी आप देखोगे तो 89 ही माइनस किया जा रहा है, यहाँ पे भी आप देखोगे तो 89 ही माइनस किया जा रहा है। तो इसका मतलब इसके बाद जो टर्म होगा उसमें भी कितना माइनस किया जाएगा? 89। तो 643 में से सिंपली 89 को माइनस कर दो, है ना। 13 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा? 4। यहाँ पे कितना बचा? 3। फिर 13 में से गया 8, कितना गया? बचा 5। और यहाँ पे कितना बचा? 6 में से 1 हाथ ले 5, तो 554 आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट टर्म आपका क्या होगा? 554। अब ये देखो, आप एक बच्चे द्वारा 5 विषयों में प्राप्त अंकों का माध्य 74 है। आपको ये पता होगा माध्य, या जिसको मीन भी बोलते हैं या एवरेज भी बोलते हैं, मीन क्या होता है? हाँ, टोटल, सारे टर्म्स का टोटल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स, है ना। जितने टर्म्स आपने लिए हैं उन सब का टोटल नंबर। तो टोटल कितना हो जाएगा? मीन इंटू नंबर ऑफ टर्म्स। मीन कितना है? 74, और नंबर ऑफ टर्म्स कितने सब्जेक्ट है? 5। मल्टीप्लाई कर दो, देखो 7 × 5 = 35, 7 70 में 5 का करोगे 350, 5 में 4 का करोगे 20, 350 और 20 कितना हो गया? 370। तो पांचों सब्जेक्ट का टोटल कितना हो गया? 370 हो गया। उसने 3 विषयों में 70, 75 और 80 अंक प्राप्त किए। 3 सब्जेक्ट में 70, 75 और 80, तो 3 सब्जेक्ट में टोटल कितने हैं? 70 + 75 + 80। आप इनको ऐड करो तो कितना हो जाएगा? 8 7 15, 150, 150 में 75 जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा? 225। ये 3 सब्जेक्ट का है 225। तो रिमेनिंग 2 सब्जेक्ट का कितना होगा? ये 5 का है
इसमें से 3 का माइनस कर दो तो 2 का निकल जाएगा, कितना आ जाएगा 145। ये 2 सब्जेक्ट का सम आया मार्क्स का 145। और आपको क्या पूछा है, बाकी 2 विषयों में प्राप्त का माध्य। तो माध्य कैसे निकालोगे, टोटल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स। तो टोटल अपॉन नंबर ऑफ टर्म्स कितने, 2 भाग कर दो, कितना आ जाएगा 72.5। ऑप्शन बी। लास्ट क्वेश्चन इस सेट का, देखो हर्षित, अमीना और जोसेफ द्वारा एक दिन पैदल चलने का विवरण नीचे दिया गया है। ठीक है, एक दिन उन्होंने पैदल चला, उसका विवरण दे रखा है। क्या है, शुरू करने का समय, खत्म करने का समय। ठीक है, ये तीनों का शुरू करने का समय और खत्म करने का समय दे रखा है। तो आप अगर ये देखो कि ये 5:32 AM से चलना शुरू किया और 6:49 AM तक चला, तो ये कितना चला होगा। देखो 5:32 से 6:32 1 घंटा हो गया है ना, 5:32 से 6:32 1 घंटा। लेकिन यहाँ पे कितना लिखा है 49, तो 6:32 से 6:49 मतलब 17 और, तो ये कितना चला 1 घंटा 17 मिनट। इसका आप देखो 5:27 से 6:37, तो 5:27 से पहले तो 6:27 1 घंटा, 37 मतलब 10 और, तो 1:10। जोसेफ कितना चला 6:06 से 7:31, तो 6:06 से पहले 7:06, 6:06 से 7:06 1 घंटा हो गया, और 7:06 से 7:31 मतलब 25 और, तो 1 घंटा 25 मिनट। इतना इतना ये लोग चले। अब ऑप्शन देखो, हर्षित और अमीना समान समयावधि के लिए चले, तो हर्षित और अमीना का तो अलग अलग है ना, समान कहाँ है। वो 1:17 चला, ये 1:10 चली। जोसेफ अमीना से 8 मिनट ज़्यादा चला। जोसेफ चला 1:25, अमीना 1:10, 1:10 में 8 जोड़ोगे 1:18 होगा, ये भी गलत है। जोसेफ हर्षित से 15 मिनट ज़्यादा चला। जोसेफ हर्षित से, जोसेफ अगर देखो तो हर्षित से 8 मिनट ज़्यादा चला है, 17 8 25, तो ये भी नहीं है। अब देखो यही बचा एक, तो यही सही होगा, देख लो इसको। अमीना सबसे कम समय चली, तो सबसे कम अमीना ही चली है 1 घंटा 10 मिनट, बाकी सब उससे ज़्यादा ही चले हैं, तो ये क्या हो जाएगा आपका, सही हो जाएगा। ठीक है, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर करें। आपका कोई अगर डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, या आप अगर किसी और भी सब्जेक्ट की क्लासेस चाहते हैं तो प्लीज़ हमें बताएं। बेस्ट ऑफ लक।